हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही है। मैं हूं दिव्या तिवारी, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहले है गद्यांश। गद्यांश से लिए गए हैं क्वेश्चन काफी सारे, देखिए आप लोग। और ये गद्यांश पूरा पढ़ना है आपको। जब पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। आप लोग गद्यांश पढ़िए इसे। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि मनुष्य को एक संपूर्ण व्यक्ति में ढालना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि असली शिक्षा वह है जो बच्चे में छिपी शक्तियों को जागृत करे। एक सच्चा शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाता, बल्कि वह बच्चे के जीवन में दीपक जलाता है। शिक्षा को जीवन से जोड़ना ही उसे सार्थक बनाता है। यदि बच्चा केवल शरीर के लिए पढ़ता है और जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाता, तो वह शिक्षा अधूरी है। बालक की जिज्ञासा, उसकी सृजनशीलता की और उसकी अपनी पहचान, ये तीनों शिक्षा की असली संपदा हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहती है कि ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा का सच्चा उद्देश्य। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है शिक्षा का सच्चा उद्देश्य। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के अनुसार असली शिक्षा क्या है। गांधी जी के अनुसार असली शिक्षा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो बच्चे की छिपी शक्तियां जागृत करे, वो असली शिक्षा होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने दीपक जलाना किसके लिए कहा है। लेखक ने दीपक जलाना किसके लिए कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक की सच्ची भूमिका के लिए कहा है। शिक्षक की सच्ची भूमिका के लिए कहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार शिक्षा अधूरी कब होती है। गद्यांश के अनुसार शिक्षा अधूरी कब होती है, जब बच्चा केवल परीक्षा के लिए पढ़े, जीवन में उपयोग ना कर सके, तब होती है। ठीक है जी, बालक की असली संपदा बताई गई है। बालक की असली संपदा क्या बताई गई है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिज्ञासा, सृजनशीलता और अपनी पहचान होती है। बालक की असली संपदा क्या होती है, जिज्ञासा, सृजनशीलता और अपनी पहचान। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में गद्यांश में क्या कहा गया है। एनसीएफ 2005 के बारे में गद्यांश में क्या कहा गया। इसमें कहा गया है, ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ो। ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागृत करे क्रिया क्या है। जागृत करे में क्रिया क्या है। जागृत करे में क्रिया क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है। जागृत करें यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। संपूर्ण व्यक्तित्व, इसमें संपूर्ण का विलोम क्या होगा। संपूर्ण व्यक्तित्व में इसका विलोम क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा अधूरा यानी अपूर्ण। संपूर्ण का अपूर्ण यानी अधूरा। शिक्षा को जीवन से जोड़ना, यह वाक्यांश किस शिक्षण दर्शन का मूल है। शिक्षा को जीवन से जोड़ना, यह वाक्यांश किस शिक्षण दर्शन का मूल है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रयोजनवाद हो जाएगा। प्रयोजनवाद, शिक्षा को जीवन से जोड़ना, यह वाक्यांश किस शिक्षा दर्शन का मूल है, प्रयोजनवाद का है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक शब्द का संधि विच्छेद बताइए। सार्थक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका हो जाएगा आंसर साधन अर्थक यानी कि सार्थक यानी साधन अर्थक। ठीक है जी, साधन अर्थक। जिज्ञासा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जिज्ञासा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक। यानी जिज्ञासा यानी कि ज्ञान, जिज्ञासा जानने वाला, उससे बना है जिज्ञासा, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। गद्यांश, गद्यांश में लेखक को दृष्टिकोण हो क्या है। गद्यांश में लेखक का दृष्टिकोण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, बाल केंद्रित और जीवन उपयोगी
होनी चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित और जीवन उपयोगी होनी चाहिए, लेखक का दृष्टिकोण है। ठीक है जी। अब आते हैं पद्यांश के ऊपर। पद्यांश के क्वेश्चन भी आते हैं, गद्यांश भी आता है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और ये फ्री के क्वेश्चन आंसर होते हैं। बस आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए और इसका आंसर सही सटीक दीजिए बस। ठीक है जी। चलिए अब इसे अच्छे से पढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। पांच पात की वह नाव, तर गई मझधार, राम नाव की नाम पर, पार उतर संसार। ये किसने कहा है? रहीम ने। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बस आपको अच्छे से देखना है। इसमें लिखा है रहीम के इन दोहों में पानी पानी शब्द का 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है। मोती के लिए चमक, दूसरा हो गया मनुष्य के लिए आत्मसम्मान, चूने के लिए जल। इसमें यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जहाँ पर एक ही शब्द अलग अलग आए, जहाँ पानी है ये बार बार आया हुआ है और पानी का अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि यमक अलंकार है। दूसरे दोहे में भक्ति और श्रद्धा का भाव है। जो ये दूसरा दोहा है इसमें भक्ति और श्रद्धा का भाव है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। चलिए इसका देखते हैं। इन दोहों के रचयिता कौन है? अभी आपने देखा था ना, उसमें क्या आंसर दिया था? रहीम दास जी ने ये लिखा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा रहीम दास। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम दोहे में पानी के कितने अर्थ हैं? प्रथम दोहे में कितने पानी के अर्थ थे बताया था ना, तो इसमें अर्थ थे कितने बताइए दोस्तों। तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा 3 थे ना। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमक, यानी आभा। आभा को ही चमक कहते हैं, चमक आभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका पर्याय भी समझ लो आप, यही होता है मोती का आभा, चमक। मानुष के लिए पानी का अर्थ क्या है? मानुष के लिए पानी का अर्थ क्या है? मानुष के लिए पानी का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान प्रतिष्ठा। आत्मसम्मान प्रतिष्ठा। प्रथम दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रथम दोहे में यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय दोहे में राम नाम की नाव किसका उदाहरण है? राम नाम की नाव, यानी कि उपमा दी जा रही है ना इसमें, राम नाम की नाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। जो किसी एक की तुलना की जाती है कि राम नाम की नाव, यानी कि राम नाम की जैसी नाव है, तो इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम क्या था बताइए दोस्तों। तो इसका सही नाम हो जाए भक्तिकाल। रहीम नहीं, 19 रहीम का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना नाम था। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीम किस काल के कवि थे? रहीम किस काल के कवि थे? रहीम थे भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवि थे। बिन पानी सब सून, यहाँ सून का अर्थ क्या हो जाएगा? सून का अर्थ क्या हो जाएगा? बिन पानी सब सून, सुनना, सोना, शून्य, व्यर्थ, आवाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही अर्थ हो जाएगा शून्य, यानी कि व्यर्थ है। बिन पानी सब शून्य, यानी कि सब कुछ व्यर्थ है, बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन दोहों में मुख्य भाव क्या है? इन दोहों में मुख्य भाव क्या बताया गया है? इन दोहों में मुख्य भाव है शांत रस एवं नीति। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण से लिए गए हैं। इसमें वर्ण, शब्द, संज्ञा, कारक, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, सब कुछ एवरीथिंग इसमें दिया गया है। हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके रिवाइज अच्छे से हो। बस आपका टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 1 महीने के लगभग टाइम रह गया है, तो बस आपको रिवाइज करना है और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरा किस भाषा का शब्द है? कमरा किस भाषा का शब्द है बताइए दोस्तों। कमरा किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। कमरा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोटी किस प्रकार का शब्द है? रोटी किस प्रकार का शब्द है? रोटी किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशज। रोटी देशज शब्द है। जो हम लोग गांव की भाषा में जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें देशज बोलते हैं। ठीक है।
स्टेशन किस प्रकार का शब्द है? स्टेशन किस प्रकार का शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी, यानी कि अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है, तो ये हो जाएगा विदेशी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी तेल किस प्रकार की संज्ञा है? सोना चांदी तेल किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी सोना चांदी तेल ये द्रव्यवाचक में आते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोई आया है तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, तो इसका मतलब हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चय में कन्फर्म होता है कि हाँ तुम आए हो, कि हम आए हैं, कि ये आया है, कि वो आया, इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आप सर्वनाम किस पुरुष का है? आप सर्वनाम किस पुरुष का है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। आप यानी कि मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं आता है, उत्तम पुरुष में मैं आता है, मैं यानी कि अपने आप को बताना, तो उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में आप तुम आते हैं, और अन्य पुरुष में यह वह ये आते हैं। ठीक है जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाह वहाँ रहा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? जहाँ चाह वहाँ रहा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही संबंधवाचक हो जाएगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी कि जहाँ वहाँ, तो ये संबंध बताता है, तो इससे उसका संबंध है, इसलिए संबंधवाचक हो जाएगा। वह बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत सुंदर लड़की है, तो बताइए इसका कौन सा विशेषण हो जाएगा? किस प्रकार का ये विशेषण होता है? बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक, यानी कि उसका ये गुण है कि वह सुंदर है, लड़की का गुण है कि वो सुंदर है, तो गुणवाचक हो जाएगा। पांचों लड़के आए, पांचों लड़के आए, पांचों किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, यानी कि ये निश्चित है कि 5 ही लड़के हैं, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह खाकर सो गया, वह खाकर सो गया, खाकर क्रिया है, खाकर कौन सी क्रिया है? खाकर बताइए कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि वह खाकर फिर सो गया है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई खाकर, यानी कि पहले वो उसने खाना खाया फिर सोया है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया खाकर हो गई। हंसना से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है? हंसना से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हंसना। सही हो जाएगा हसाना। हंसना से बनी नाम धातु है हसाना, हंसना से हसाना। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है, तो पर किस कारक की विभक्ति है? पर किस कारण की विभक्ति है? तो आपको ये सारे कारक याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से अलग होने पर, संप्रदान के लिए, को होता, अधिकरण में पर, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा से किस कारक की विभक्ति है? यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि अलग हो रहा है, तो इसका अपादान हो जाएगा, अपादान यानी अलग होने पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गरीबों को भोजन दो, तो को किस प्रकार की विभक्ति है? गरीब को भोजन दो, यानी कि जब किसी को भोजन हम देते हैं या किसी को गिफ्ट देते हैं, तो इसका हो जाता है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है? के लिए और को होता है, तो इसका जब कुछ देते हैं किसी को, तो यहाँ पर संप्रदान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्या धन आलय। ठीक है दोस्तों, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर धन उपकार, पर धन उपकार, तो परोपकार हो जाता है, ये ओ में बदल जाता है, तो पर धन उपकार हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है? उज्ज्वल में कौन सी संधि
होती है। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि व्यंजन संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे उज्ज्वल का तो क्या बनेगा? उत्तधन ज्वल। ठीक है दोस्तों, तो इसकी व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नमः धनकार। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि कहलाती है ये। जहाँ पर ये विसर्ग लगी होती हैं तो वो विसर्ग संधियां ही होती हैं। नमस्कार का क्या होगा? नमः धनकार। निर्जन, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, निर्धन जन। निर्धन जन हो जाएगा, निर्धन जन। तो इसका संधि विच्छेद ए हो जाएगा आंसर। राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? यानी राजा का पुत्र। राजा का पुत्र यानी कि मतलब कारक में आ रहा। अगर बहुव्रीहि होता है तो कोई तीसरा वाक्य बनता है, जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन है? भगवान जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं। जैसे कहा जाए नीलकंठ, यानी कि नीलकंठ कौन है? तो यानी कि शिव भगवान है। तो इसलिए ये बहुव्रीहि में हो जाते हैं। द्विग में आते हैं वो, जैसे संख्यावाचक होते हैं तो द्विग में आते हैं। ठीक है, पंचतंत्र यानी कि 5 लगा हुआ है तो ये हो जाता है। और कर्म धाराएं नहीं है, तत्पुरुष में कारक सारे आते हैं। तो ये लिखा है राजा का पुत्र, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो ये का वाला आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका 46 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रातों रात। रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है? द्वंद्व हो जाएगा, अव्ययी भाव। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव। रातों रात जैसे लिखा होता प्रतिदिन, यथा, तो ये अव्ययी भाव में आते हैं। ठीक है, जहाँ प्रत्यय लिखा हो, उपसर्ग लगा हो, तो ये रात में ये हो जाता है अव्ययी भाव में। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख यानी राम सीता, भाई बहन, राजा रानी, तो ऐसे जब होते हैं तो वो द्वंद्व समास में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में यानी कि 3 दिया गया है ना, संख्यावाचक हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास, यानी लंबोदर किसे बोलते हैं? लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। गणेश जी को बोलते हैं तो ऑटोमेटिक बहुव्रीहि हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर क्या हो? रति, रति श्रृंगार का होता है, ये नहीं होगा है। क्रोध किसका होता है? क्रोध होता है भय। क्रोध जब वीरता का होता है। क्रोध, भय, गुस्सा जब आता है तो उसका क्रोध हो जाता है। भय भयानक का हो जाता है, डर। तो हास्य का हास हो जाएगा, हास। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाता है। भयानक का भय, यानी किसी चीज को देख लो तो भय उत्पन्न होता है तो भयानक कहलाता है। करुण का शोक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्रोध। जब रौद्र आता है तो वो क्रोध हो जाता है, रौद्र का क्रोध होता है। ठीक है, भयानक का भय होता है। ठीक है जी, चलिए अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, विस्मय हो जाता है। अद्भुत का विस्मय होता है, अद्भुत का विस्मय होता है। ठीक है जी, शोक का करुण हो जाएगा, हास का हास हो जाएगा, भय का भयानक हो जाएगा। दोहा छंद की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राएं बताइए। दोहा छंद की दूसरी और चौथी ये पंक्ति में कौन सी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। 11 होती हैं, 13 11 होती हैं, 13 11 मात्राएं होती हैं तो वो दोहा कहलाता है। दोहा छंद में पहले 13 होती है, फिर 11, 13 11 13 11 का जोड़ा होता है तो उसे दोहा कहते हैं। सोरठा का इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें 13 11 तो उसमें 11 13 होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवैया। सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? सवैया छंद में होते हैं 22 26। 22 26 यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। 22 और 26 होती हैं, 22 और 26।
26 होती हैं मात्राएं। ठीक है जी। चांदनी चमकी चांद की, इसमें कौन सा अलंकार है? चांदनी चमकी चांद, यानी चा 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 का हो रहा है बरा, इसमें चा है। चांदनी चमकी चा चांद, इसमें चाचा का बार बार इसमें हो रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों। हरिपद कोमल कमल से कौन सा अलंकार है? हरि के पद कोमल के कमल, कमल के समान कोमल है, तो इसका क्या हो जाएगा? 58 का। चलिए दोस्तों बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा, यानी कि उपमा दी गई है तो ये उपमा हो जाएगा। रूपक तब होता है जब किसी की तुलना की जाती है, और जब जब हरिपद कोमल कमल से बताई गई, यानी कमल के समान, तो ये इसका उपमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की विशेषता क्या होती है? श्लेष अलंकार की विशेषता क्या होती है? श्लेष अलंकार की विशेषता होती है एक शब्द के स्थान पर दो अर्थ, एक शब्द के स्थान पर दो अर्थ जब हो, यानी कि एक ही शब्द हो और उसके उसके अर्थ दो निकल रहे हो, तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है जी। अति संयुक्ति अलंकार का उदाहरण क्या है? मुख चंद्रमा है, हनुमान पर्वत उठाते हैं, मानो रुई का गोला, व आकाश छूते पहाड़, चांदनी बरस रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अति संयुक्ति अलंकार, यानी कि हनुमान पर्वत ऐसे उठाते हैं जैसे मानो रुई का गोला, तो जितना बढ़ा चढ़ा के जो इंसान बोलेगा वो अति संयुक्ति अलंकार कहलाता है। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र, डरपोक व्यक्ति, चालाक व्यापारी, कुशल नेता, यानी कि विश्वासघाती मित्र, जो विश्वासघात कर दे वो मित्र, वो आस्तीन का सांप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधे की लाठी का मुहावरा बताइए। अंधी की लाठी, कमजोर का सहारा, अंधकार में रास्ता, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा, इनमें आंसर बी हो जाएगा। ज्ञान का विलोम बताइए। ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञान, ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपकार का विलोम बताइए। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? उपकार का हो जाएगा अपकार, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी का पर्यायवाची क्या होगा? नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है? नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है? दोस्तों आप जल्दबाजी में हमेशा क्वेश्चन आधा मत पढ़िएगा, हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, और ये नहीं पे ज़्यादा खास ध्यान रखना। नहीं पूछ लेते हैं और हम जल्दी जल्दी में गलत आंसर लगा के चले जाते हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन पे अपनी पकड़ अच्छे से बनानी है, तभी आपको अच्छे से आंसर मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए, नदी का पर्यायवाची नहीं है बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, तड़ाग नहीं होता है। नदी का पर्यायवाची सरता होता है, तरंगड़ी भी होता है, तटनी भी होता है, लेकिन तड़ाग नहीं होता है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हिंदी साहित्य से अब लिए गए सारे क्वेश्चन हैं, आप देखते हैं। सारे टॉपिक आपके लिए गए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपकी ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बस आप दोस्तों देखिए लास्ट तक। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की अवधि क्या है? हिंदी साहित्य के भक्तकाल की अवधि, भक्तकाल की अवधि क्या है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1375 से 1700 ईस्वी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। आप इससे याद कर सकते हैं, रामचरितमानस यानी राम भगवान। ठीक है दोस्तों। और राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। तो अयोध्या यानी कि अवधी। तो बस आप ऐसे याद रख सकते हैं, रामचरितमानस कहाँ कैसे की कौन सी भाषा है? अवधी है बस। कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निर्गुण ज्ञान मार्गी। कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे? निर्गुण ज्ञान मार्गी थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायसी, जायसी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? जायसी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी संत थे ये। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी की है, जायसी की पद्मावत है। मेघदूत के अनुवादक हिंदी में थे। मेघदूत के अनुवादक हिंदी में थे, किसने दिए थे बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर मेघदूत के थे। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल थे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। प्रथम गद्य लेखक इन्होंने ही लिखा था, लल्लू लाल ने। आंसू काव्य के रचयिता बताइए, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आंसू किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। ठीक है जी। कामायनी भी जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। ओके। दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा है महादेवी वर्मा की। महादेवी की यामा है, महादेवी की दीप शिखा भी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये मधुशाला मधुबाला ये है हरिवंश राय बच्चन, ये है पिताजी हैं उनके अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने मधुशाला मधुबाला इन्होंने 4-5 काफ़ी सारी इन्होंने लिखी हैं रचनाएं। ठीक है दोस्तों। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता बताइए कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तो बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता बताइए। आषाढ़ का एक दिन। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो छांट छांट कर हम लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तब प्रैक्टिस सेट बनता है, और आप दोस्तों बस लाइक भी नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हैं। बस आप मेरी मेहनत को कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके जी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता बताइए आप लोग दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। नई कविता के प्रमुख कवि हैं, नई कविता के प्रमुख कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय मुक्तिबोध। अज्ञेय मुक्तिबोध हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम अपूर्ण कहानी थी, प्रेमचंद की अंतिम अपूर्ण कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद की अंतिम अपूर्ण कहानी, फिर इनका स्वर्गवास हो गया था, तो बताइए इनकी कौन सी कहानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी कहानी थी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद की पूस की रात, ये भी कहानी, ये भी है। गोदान भी इन्होंने लिखा है, कफन भी है। मंगलसूत्र इनका अंतिम था, अंतिम कहानी थी इनकी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहा कोश, दोहा कोश किसकी रचना मानी जाती है? दोहा कोश किसकी रचना मानी जाती है? दोहा कोश किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही हो जाएगा सरहपाद। सरहपाद की रचना मानी जाती है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हैं चिंतामणि के, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी शिक्षण शास्त्र। हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से भी क्वेश्चन आते हैं। अब की बार फॉर्मेट भी चेंज होगा, पेडागोजी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, देख लेना दोस्तों। और देखते हैं इसके भी क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में निगमन विधि क्या है? भाषा शिक्षण में निगमन विधि क्या है? निगमन विधि का मतलब होता है, निगमन से आप याद रखिए, ना से निगम, निगमन, ना से नियम, ना से नियम पहले आएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले आएगा नियम, देखो कहाँ है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। पहले आएगा नियम, बाद में आएगा उदाहरण। तो इसका हो जाएगा निगमन विधि, यानी कि नियम पहले उदाहरण बाद में। और जहाँ पर आगमन विधि हो, आगमन पहले आएगा उदाहरण, बाद में आएंगे नियम। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन पठन का लाभ क्या होता है? मौन पठन का बताइए दोस्तों क्या लाभ होता है? मौन पठन का क्या लाभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज गति से पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तेज गति से पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। मौन पठन का लाभ है तेज गति से पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्वर पठन, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सही आंसर हो जाएगा उच्चारण प्रवाह और अभिव्यक्ति का विकास। उच्चारण प्रवाह और अभिव्यक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। श्रुतलेख। श्रुतलेख, श्रुतलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रुतलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा वर्तनी एवं लेखन की शुद्धता। वर्तनी एवं लेखन की शुद्धता। श्रुतलेख मतलब वर्तनी एवं लेखन की शुद्धता। भाषा की वाचन विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की वाचन विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? बताइए दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा उच्चारण की शुद्धता और प्रभाव। उच्चारण की शुद्धता और प्रभाव। अपठित बोध में छात्र का मूल्यांकन होता है। अपठित बोध में छात्र का मूल्यांकन कैसे होता है? मूल्यांकन बताइए कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनदेखे पाठ को समझने की क्षमता का। अनदेखे पाठ को समझने की क्षमता का। अपठित बोध में छात्र का मूल्यांकन अनदेखे पाठ को समझने की क्षमता का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टफोलियो हिंदी शिक्षण में उपयोगी है क्योंकि। पोर्टफोलियो हिंदी शिक्षण में कैसे उपयोगी है? बताइए दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी छात्र की भाषाई प्रगति का समग्र मूल्यांकन होता है। छात्र की भाषाई प्रगति का समग्र मूल्यांकन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक लेखन का कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? विषय देकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना। विषय देकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना रचनात्मक लेखन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे की हिंदी कक्षा में विशेष सहायता होगी। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे की हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी कक्षा में विशेष सहायता कैसे होगी? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मौखिक परीक्षा, टाइपिंग का विकल्प, अधिक समय उसे देना। मौखिक परीक्षा करवाइए, टाइपिंग का विकल्प। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020, एनईपी 2020 में मातृभाषा में शिक्षा की अनुशंसा की गई है। एनईपी 2020 में मातृभाषा में शिक्षा की अनुशंसा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम से कम कक्षा 5 तक, अनुमानता 8 तक। ठीक है दोस्तों, मातृभाषा की शिक्षा की अनुशंसा कब तक की गई? कक्षा 5 तक, अधिमानता 8 तक या 5 तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, मोस्ट 5 तक तो करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्वाभाविक अनायास सामाजिक अंतःक्रिया से। स्वाभाविक अनायास सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा अर्जन होता है। हिंदी शिक्षण में टीएलएम का उद्देश्य क्या होता है? हिंदी शिक्षण में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी अधिगम को ठोस रोचक एवं प्रभावी बनाना। अधिगम को ठोस रोचक एवं प्रभावी बनाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भाषा कौशल। भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? भाषा कौशल का सही क्रम क्या होगा? भाषा कौशल का सही क्रम होता है पहले सुनना। बच्चा पहले सुनता है, ठीक है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, लास्ट में लिखता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पहले सुनता है वो, सुनने से फिर वो बोलने की कोशिश करता है, फिर बोलने के बाद फिर वो पढ़ने की कोशिश करता है, इसके बाद लिखने की कोशिश करता है, लास्ट में आता है उसका लिखना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एकीकृत भाषा शिक्षण में क्या होती है? एकीकृत भाषा शिक्षण में क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सभी भाषा कौशल साथ साथ संदर्भ में सिखाए जाते हैं। सभी भाषा कौशल साथ साथ संदर्भ में सिखाए जाते हैं, यानी कि सुनना भी, बोलना भी, पढ़ना भी, लिखना भी, ये सब सभी भाषा कौशल साथ साथ संदर्भ में सिखाए जाते हैं। बहुभाषी कक्षा। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को चाहिए, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए? बताइए दोस्तों, क्या करना चाहिए? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बच्चों की भाषाओं को संसाधन मानकर सम्मान देना। बच्चों की जो भाषा है, मातृभाषा है, उसी को साधन मानकर सम्मान देना, ना कि उसे ये बोलना कि नहीं इंग्लिश में करो कि क्या करो। जिसकी जो मातृभाषा है उसी में ही उसे करने देना। व्याकरण शिक्षण एनसीएफ 2005 के अनुसार होना चाहिए। व्याकरण शिक्षण एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा संदर्भ में भाषा प्रयोग से सीखते हुए। संदर्भ में सीखें और भाषा प्रयोग से सीखते हुए, एनसीएफ 2005 ये कहता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहानी सुनना, कहानी सुनाना हिंदी शिक्षण में उपयोगी है क्योंकि कहानी सुनाना हिंदी शिक्षण में क्यों उपयोगी है? श्रवण की शक्ति इसमें होती है, कल्पना, शब्द भंडार और भाषा बोध एक साथ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सब श्रवण, कल्पना, शब्द भंडार और भाषा बोध एक साथ बढ़ते हैं। ओके जी, इसलिए कहानी सुनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में हिंदी का मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में हिंदी का मूल्यांकन होता है। ये है आपका होमवर्क, आपको कमेंट करना और बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कुछ उसमें लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसमें मुझे पता चलेगा कि कौन कौन वीडियो मेरी देख रहा है और आपको बताना पड़ेगा हम कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके लिए फिर नेक्स्ट सीरीज कल फिर लेके आऊँगी, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ जो आपके यूपी 10 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, बाय।